नमस्ते दोस्तों। आज के जन्म योग की श्रृंखला के क्रम में वैधृति योग की जानकारी प्राप्त होगी। वैधृति योग में क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे, इनके उपायों को समझेंगे। साथ ही वैधृति योग से संबंधित कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से वैधृति को समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। यह योग सूर्य और चंद्रमा की एक निश्चित गति पर आधारित होती है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, ये योग शुभ मुहूर्तों में देखा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो इन्हीं 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं उन्हीं शुभ योगों में शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है, क्योंकि शुभ मुहूर्तों में किया गया कोई भी काम में शुभता प्रदान होती है, काम सफल होता है और मन प्रसन्न रहता है। अशुभ योगों में किया गया कार्यों का परिणाम में हमेशा निराशा देखने को मिलती है, असफलता मिलती है। या तो वो काम अधूरा रह जाता है या उस काम में काफ़ी प्रयास के बाद ही वह काम संपूर्ण हो पाता है। दूसरा, यह योग पंचांग में देखा जाता है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यह योग बच्चे के समय देखी जाती है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो किसी योग को लेकर वो बच्चा पैदा हुआ रहता है। हमें पंचांग से ही ये चीज़ मालूम होता है। तो यही योग बच्चे के जन्म के समय देखी जाती है और यही योग शुभ मुहूर्तों में देखा जाता है, यानी दोनों में देखा जाता है। आज 27 योगों की श्रृंखला में वैधृति का अंतिम योग है, यानी वैधृति 27वां योग है। हमने क्रम से पहले योग वेश कुंभ से लेकर आज तक का जो 27वां वीडियो है वैधृति का मैंने बनाई है, आप लोग उसे ज़रूर देखें। हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने विचारों को ज़रूर लिखें। वैधृति को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग की संज्ञा दी गई है। हालांकि कोई भी योग शुभ या अशुभ नहीं होता है। ये योग हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में ये योग प्राप्त होते हैं। वैधृति को संधि विच्छेद करते हैं तो वी प्लस धृति होता है। वी एक उपसर्ग होता है जिससे अर्थ बनते हैं, जैसे विशेष स्थिति या विपरीत परिस्थिति, वियोग, विपक्ष, विरुद्ध या विकार जैसे कई शब्द बाहर निकल कर आते हैं। और धृति स्थिरता को कहते हैं। धैर्यता, संयम, दृढ़ता, मन की एकाग्रता, पुनः प्रारंभ करना स्थिरता के साथ। और यदि वैधृति के देवता की बात करें तो इनके देवता देवी दीति को माना गया है। माता दीति दैत्यों की माता कहलाई हैं। महर्षि कश्यप की मुख्य रूप से 13 पत्नियां थीं, जो सभी दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। लेकिन इनमें अदिति और दीति 2 पत्नियों का उल्लेख अधिक है। अदिति देवताओं की माता कहलाती हैं और दीति दैत्यों की माता कहलाती हैं। दीति के 2 पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। दोनों मुख्य रूप से अपनी असीम शक्ति और देवताओं के प्रति शत्रुता के लिए माने जाते हैं। और यहाँ वैधृति के ग्रह की बात करें तो वैधृति के ग्रह स्वामी राहु होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति वैधृति योग लेकर पैदा हुए हैं उनमें ग्रहों का स्थान कैसा है यह देखना बहुत ज़रूरी होता है। राहु किस स्थिति में है, राहु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है या नहीं है, कहीं वो मंगल शनि के साथ पीड़ित तो नहीं है। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति की स्थिति देखनी होती है, क्योंकि जब भी इन 27 योगों में से कोई भी अशुभ योग को लेकर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो इन ग्रहों का खास कर ध्यान देना चाहिए। किसी भी कुंडली के अध्ययन के लिए सिर्फ एक जन्म योग पर ही भविष्यवाणी करना उचित नहीं हो सकता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, साथ में दशाएं, महादशाएं देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी किसी की कुंडली को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अन्यथा कई सारी त्रुटियां प्रेडिक्शन करते वक्त रह जाती है। खैर, यहाँ वैधृति की बात कर रहे हैं तो वैधृति को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग कहा गया है, क्योंकि वैधृति योग में जन्मे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और प्रत्येक कार्य के पीछे अथक प्रयास और बाधा दिखाई देने लगता है। यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो सोच में नेगेटिविटी के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, कई सारे अनहोनी होने के विचार आने लगते हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर अविश्वास की भावना रहती है, मन हमेशा खिन्न रहता है। सूर्य यदि कमजोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। वो व्यक्ति अपने प्रयास से कोशिश तो करता है कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उल्टा असम्मान का अपमान सहना पड़ जाता है। कॉन्फिडेंस में भी कमी रहती है। शुक्र यदि कमज़ोर होता है तो व्यक्ति में चारित्रिक दोष देखने को मिलते हैं, धन धान्य में समस्या आने लगती है, प्रेम का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है।
कुंडली में यदि बृहस्पति कमज़ोर हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी हो जाती है, या वो व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ लोगों को सलाह देने लगता है और वो लोगों के सामने ऐसा पेश आता है कि जैसे उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। बृहस्पति कमज़ोर होने से धन में कमी आती है, संतान सुख में समस्या उत्पन्न होती है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता, वैवाहिक जीवन में समस्या आती है और सबसे बड़ी बात उनकी शिक्षा बाधित होती है, रुक रुक के पढ़ाई होती है। यदि बुद्धि कमज़ोर हो जाता है तो बुद्धि, वाणी, त्वचा और बिजनेस में नकारात्मक असर देखने को मिलता है। वाणी में लड़खड़ाहट या कठोरता देखने को मिलती है। और यदि शनि पीड़ित होता है तो व्यक्ति समय पर काम नहीं कर पाता, अनुशासित नहीं होता है। ये सारी चीज़ें सभी योगों में देखा जाता है। मंगल यदि कमज़ोर होता है राहु के साथ, शनि के साथ, तो वो आक्रामक हो जाता है, बात बात में गुस्सा करने वाला हो जाता है, एग्रेशन उसके अंदर होती है। चूँकि वैधृति योग जीवन में काफ़ी कष्ट देता है, इसीलिए इन ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक से उसका अध्ययन जरूर करनी चाहिए। यदि ये ग्रह ठीक है तो कुंडली में तो समस्याएं आती हैं, मगर आप समझदारी से माइनस करते हुए उस समस्याओं से आप बाहर भी निकल जाते हैं। चूँकि वैधृति का मतलब ही होता है अपने अथक प्रयास से मन को एकाग्र रखते हुए किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना या उन चुनौतियों का सामना करना और पुनः खुद को तैयार करते हुए वापसी भी करना। वैधृति योग वाले लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी खामियां पाई जाती हैं कि ये लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर देते हैं, या उनके पीठ पीछे उनकी शिकायतें भी खूब करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो अपने रिश्ते हैं दोस्तों के, परिवार के या समाज में मनमुटाव की स्थिति बन जाती है, जो इन्हीं के लिए भारी पड़ जाता है, कष्टकारी हो जाता है। यदि इन्हें कोई काम करना पसंद है तो पूरे मन लगाकर काम करेंगे, और यदि जो काम इन्हें पसंद नहीं होता है उसमें कई सारी खामियां बताकर उस काम से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इन्हें इनकी पढ़ाई में भी काफ़ी व्यवधान, बाधाएं उत्पन्न होती है। यहाँ खासकर बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छी होती है तो पढ़ाई वो पूरी कर लेते हैं, और यदि बृहस्पति राहु शनि के साथ पीड़ित हो जाता है तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, या पढ़ाई में काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। ये अपने परिवार या समाज में सम्मान पाने के लिए पूरी एफर्ट लगाते हैं, परंतु उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसकी ये कामना करते हैं। घर में ही माता पिता के संबंधों में करवाहट देखने को मिलती है, या पिता के साथ संबंध इनके ठीक नहीं रहते हैं। घर का माहौल कैसा है, अच्छा है या बुरा, ये वैधृति योग वाले पर काफ़ी प्रभावित करता है। माता पिता के बीच अंडरस्टैंडिंग है, प्रेम है, तो बच्चे उस चीज़ से अच्छे सीख लेते हैं। और घर में माता पिता का संबंध ही खराब है तो ये बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं और नकारात्मक असर उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर डाल देता है। ऐसे कुंडली में माता पिता का भाव यानी चतुर्थ भाव और नवम भाव बताता है, साथ में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति कैसा है उससे पता चलता है कि उसे माता पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, या माता या पिता को प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, या कुछ समस्या आएगी कि नहीं आएगी, ये सूर्य और चंद्रमा से ही पता चलता है। जहाँ ये अपने हर काम में जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, वहीं ये काफ़ी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसे तो इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, सीधा साधा रहता है, परंतु कभी कभार ये अहंकारी भी बनते हैं, और अपने अहंकार स्वभाव की वजह से इनके रिश्ते में भी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इनके जब आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है तो ये आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे तो ये काफ़ी बहादुर होते हैं, कड़े फैसले लेने में विश्वास रखते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है तो जो ये सारी खामियां इनमें बताई गई हैं उनमें कमी आ जाती है। फिर व्यक्ति धैर्यता के साथ काम करने में विश्वास रखता है, लोगों से उलझता नहीं है, परिवार और समाज में भी सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे लोगों की देश विदेश में खूब ख्याति प्राप्त होती है। इनके अंदर खासियत भी बहुत होती है कि ये लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और ज़िंदगी इन्हें संघर्ष के बाद काफ़ी अनुशासित बना देती है। ये लोग जानवरों से भी बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रति काफ़ी केयरिंग होते हैं, स्वभाव से मददगार होते हैं, लेकिन कभी कभार विद्रोही और नकारात्मक विचारों से काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जीवन संघर्षमय हो जाता है। ग्रहों की विशेष अच्छी स्थिति हो तो व्यक्ति सकारात्मक और अद्वितीय गुणों से परिपूर्ण होता है, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और काफ़ी ऊर्जावान होता है।
कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जब इनका जन्म होता है वैधृति योग वाले लोगों का, तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं उनके परिवार के बीच में या उस बच्चे के साथ जो हमेशा के लिए यादगार रह जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विपरीत हो जाती है और परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। अब यहाँ वैधृति योग के उपाय को समझेंगे। किसी भी बालक का जन्म यदि वैधृति योग में होता है तो उसे जन्म के समय जन्म के 1 महीने के अंदर ही उसकी शांति करवा देनी चाहिए। यदि उस समय उसकी शांति नहीं हुई है तो कम से कम 1 साल के भीतर या कम से कम 7 साल के अंदर ही पूजा जरूर करा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 7 से 10 साल के भीतर उस बच्चे के अंदर उसके शरीर में तेज़ी से परिवर्तन होने लगता है। जैसे बच्चों की हड्डियाँ, बाहरी जननांग का विकास, उसके वज़न, लंबाई, कंठ, स्तनों का विकास, हाथ पैर, नाक इत्यादि का बढ़ना शामिल हो जाता है। उसके अंदर भावनाएं जागृत होने लगती है। ये समय ऐसा होता है कि यदि उसकी संगत अच्छे लोगों से हुए तो वो अच्छी चीज़ें ही सीखेगा, और यदि गलत संगत मिलती है तो उसे बर्बाद होने में देर नहीं लगती है। इसीलिए किसी प्रकार का गलत प्रभाव उस बच्चे की ज़िंदगी में न आए, उसके लिए उस बच्चे की 7 साल के अंदर ही शांति पूजा करा देनी चाहिए। 7 साल के बाद शांति कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई फ़ायदा नहीं होता है। इस योग की शांति यदि नहीं हुई है तो इन्हें खुद से ही इनके उपाय करने होते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर दूध या जल से अभिषेक करना चाहिए, समय समय पर रुद्र अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। सूर्यदेव की सुबह सूर्योदय के समय ही उन्हें जल अर्घ देना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और उनके मंत्र का जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करना चाहिए। दूध दही का दान करें, घी का दान करें। ऐसा करने से ज़िंदगी में आने वाले कई सारी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि खुद पर ध्यान दें, खुद को साफ रखें, अनुशासित रखें, योगा अभ्यास प्रतिदिन करें, लोगों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें, फिर फैसला लें। अब जानेंगे कि वैधृति योग में क्या नहीं करना चाहिए। चूँकि वैधृति को ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी अशुभ और नकारात्मक योग माना गया है, इसीलिए किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, जमीन की खरीदारी, किसी से दोस्ती, कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदना, किसी प्रकार की लंबी यात्रा, बच्चों का एडमिशन, नौकरी की शुरुआत इत्यादि, ये सारे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय भी इस दिन ना लें, कोई जोखिम भरा काम ना करें। जिस दिन यह योग बन रहा है आप उस दिन ध्यान लगाएं, किसी मंत्रों का जाप करें, दान पुण्य करें। ऐसा करने से मन स्थिर रहता है। अब यहाँ कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से वैधृति को समझने की कोशिश करते हैं। पहली कुंडली सुनील गावस्कर की है। इनका जन्म 10 जुलाई 1949 को 8:42 पर शाम में मुंबई में हुआ था। मकर लगन की कुंडली है और लग्नेश शनि बनते हैं जो अष्टम भाव में स्थित हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना जीवन में चुनौतियां दस्तक देती है। चंद्रमा धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, 12वें भाव में स्थित है जहां सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है। राहु तीसरे घर में स्थित है। तीसरा भाव राहु को खूब पसंद है। तीसरे घर का जो राहु होता है शुभ और शक्तिशाली उसे माना गया है, क्योंकि व्यक्ति को खूब मेहनत कराता है, व्यक्ति निडर होता है, मेहनती होता है और चतुर होता है, व्यक्ति को प्रतिष्ठावान बनाता है। राहु पर किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव भी यहाँ नहीं है। राहु यहाँ बृहस्पति की मीन राशि में स्थित है और बृहस्पति लगन में ही मकर राशि में स्थित है। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन लगन में ही देवगुरु बृहस्पति जब विद्यमान होते हैं तो उन्हें बृहस्पति को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। और यहाँ बृहस्पति पर पंचमेश शुक्र की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। व्यक्ति ज्ञानवान और सम्मान पाने वाला हो जाता है। सूर्य भी छठे घर में शत्रुओं का नाश कराने वाला, नौकरी व्यवसाय की प्रतियोगिता में सफलता दिलाता है। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर हैं। 1971 से 87 तक भारत और मुंबई के प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की। वे टेस्ट क्रिकेट के 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज रहे हैं। इनके बचपन की एक कहानी है कि जब इनका जन्म जिस अस्पताल में हुआ था उस अस्पताल में एक नर्स की गलती की वजह से किसी और के बच्चे के साथ बदल लिए गए थे। चूँकि
जन्म के समय इनके कान के पास एक बर्थ मार्क था जिसे इनके चाचा ने देखा था, और 2 दिन बाद जब उनके चाचा अस्पताल में देखने आए थे तो उस बालक में वो बर्थ मार्क नहीं दिखा था। तब इनके चाचा ने एक्शन लिया कि बच्चों को बदल दिया गया है। फिर उस अस्पताल के डॉक्टर ने खोजबीन की तो पता चला कि सभी बच्चों को नहाते वक्त नर्स ने एक मछुआरे के बच्चे से गलती से अदला बदली कर ली थी। उनके चाचा ने उनके कान पर मौजूद एक बर्थ मार्क निशान से उन्हें पहचाना, और वरना आज ये मछुआरे के घर होते हैं। चूँकि परिवार में इनके पिता भी क्रिकेटर थे और मामा भी। 6 मार्च 1971 में मामा के दिए हुए बैट से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुए पहली टेस्ट सीरीज़ में 4 टेस्ट मैचों में 774 रन बनाकर और अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उसके बाद फिर 3 साल तक उनके प्रदर्शन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर 1974 में फिर से अपने वही रंग में दिखे और उन्होंने शतक पारी खेलकर सभी को चौंका दिया था। फिर लगातार ये भारतीय टीम को जिताते रहे। ये बिना हेलमेट पहने 70s के खतरनाक और तेज़ गेंदबाजी अटैक का सामना किया करते थे। दूसरी कुंडली के.एन. राव की है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1931 को सुबह के 7:55 पर मछलीपट्टनम में हुआ था। तुला लगन की कुंडली है। लग्नेश शुक्र स्वयं लगन में ही विराजमान है। कर्मेश चंद्रमा के साथ है और सप्तमेश और द्वितीयेश यानी धन भाव के स्वामी मंगल जो बनते हैं उनके साथ लगन में बैठे हुए हैं। बृहस्पति गुरु 10th हाउस में कर्क राशि में है जो उच्च के हो जाते हैं, जहां वो कर्क राशि में। राहु 6ठे घर में ही है, यहाँ भी मीन राशि में है। यहाँ गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। 6ठे घर का राहु कारक होता है व्यक्ति को शक्तिशाली, विरोधियों का सामना करने वाला, प्रतियोगिता में जीत दिलाने वाला और शत्रुहंता बनाता है। के.एन. राव एक प्रख्यात भारतीय वैदिक ज्योतिषी, लेखक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के पूर्व महानिदेशक हैं। उन्होंने अपनी माता से ज्योतिषी उस समय सीखा था जब ये 11 साल के थे और उन्हें टाइफाइड हो गया था। बिस्तर पर लेटे हुए कमज़ोर अवस्था में उनकी माता ने उनके सामने अंकशास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, ग्राफोलॉजी और ज्योतिष का ज्ञान दिया। हालांकि युवावस्था में आते आते उन्हें ज्योतिषी से अधिक शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने किया था और 2 राज्य चैंपियनशिप भी जीता था। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, जबकि वो सरकार के उच्च पद पर आसीन थे। अपने पूरे सेवा काल के दौरान उन्होंने ज्योतिष के गहन शोध करना जारी रखा। उन्होंने 10 लाख से अधिक जन्म कुंडलियाँ एकत्रित की। उनके पास मौजूद जानकारी अत्यंत सटीक और भरोसेमंद हुआ करती हैं। तीसरी कुंडली सुनील दत्त की है। इनका जन्म 6 जून 1931 को सुबह के 11:30 पर झेलम में हुआ था। सिंह लगन की कुंडली है। लग्नेश सूर्य दशम भाव में स्थित हैं। 6ठे घर में मकर राशि में चंद्रमा है। बृहस्पति गुरु एकादश भाव में स्थित है और राहु 8वें घर में है मीन राशि में, जहां मंगल जो कि सिंह लगन के लिए योग कारक ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनेता थे। इनके जीवन की कहानी बड़े संघर्ष और उतार चढ़ावों से भरी रही थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता पाई। 5 साल की उम्र में ही इनके पिता की मौत हो गई थी और भारत की आज़ादी से पहले जीने के लिए इन्होंने काफ़ी कष्ट भोगे थे। पढ़ाई के दौरान इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, यहाँ तक कि पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्हें बड़ी मेहनत से बस कंडक्टर की नौकरी मिली थी। उसके बाद रेडियो शिलोन में सबसे फेमस अनाउंसर के पद पर इन्होंने काम किया। फिर 1955 से उन्होंने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान उनके सेट पर आग लगी थी, जिसमें एक्ट्रेस नरगिस फंस गई थी। ऐसे में सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनको आग के लपेटों से बचाया था। फिर बाद में उन्होंने नरगिस से शादी भी की थी। अपने पुत्र संजय दत्त की कैरियर को संभालने के लिए सबसे बड़ी भूमिका सुनील दत्त की ही रही है। चौथी कुंडली रवि शास्त्री की है। इनका जन्म 27 मई 1962 को सुबह के 6:27 पर मुंबई में हुआ था। वृषभ लगन की कुंडली है। लग्नेश शुक्र धन भाव में विराजमान है। राहु फिर यहाँ तीसरे घर में कर्क राशि में है, जहाँ शनि की दृष्टि, जो वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक ग्रह होते हैं, उनकी दृष्टि
राहु पर पड़ रही है। बृहस्पति 10वें भाव में चंद्रमा के साथ है। सूर्य की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। कुंभ राशि है इनकी। रवि शास्त्री एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर, प्रसिद्ध कमेंटेटर और भारतीय टीम के मुख्य कोच रहे हैं। इन्होंने 1981 से 92 तक भारत में प्रतिनिधित्व किया और 1983 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं। 1992 में मात्र 30 साल की उम्र में ही घुटने की चोट के कारण क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले ली थी। उसके बाद ये एक लोकप्रिय क्रिकेट कमेंटेटर बन गए थे। 5वीं कुंडली विराट कोहली की है। इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को सुबह के 10:28 पर दिल्ली में हुआ था। धनु लगन की कुंडली है। लग्नेश बृहस्पति बनते हैं जो छठे घर में विराजमान है। जब लग्नेश छठे घर में होता है तो जिंदगी में चुनौतियों का सामना हमेशा रहता है। राहु फिर यहाँ तीसरे घर में कुंभ राशि में है और शनि लगन में आ गए हैं। कन्या राशि है इनकी। सूर्य एकादश भाव में तुला राशि में है, लेकिन एकादश भाव में सूर्य व्यक्ति को नेम और फेम काफ़ी देता है। विराट कोहली एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय कप्तान हैं, जिन्हें आधुनिक क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा होने के साथ साथ कई ऐतिहासिक जीत में भारत का नेतृत्व किया था। इनके पिताजी एक क्रिमिनल एडवोकेट थे। 2006 में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जब इनके पिताजी जीवित थे तो पिताजी के द्वारा क्रिकेट क्लब में इनका एडमिशन सिर्फ 9 साल की उम्र में ही करवा दिया गया था। विराट कोहली ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विराट ने अपनी अलग पहचान बनाई है। छठी कुंडली निर्मला देवी की है। इनका जन्म 21 मार्च 1923 को दोपहर के 12 बजे छिंदवाड़ा में हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध भाग्य भाव में है। राहु तीसरे घर में स्थित है। सिंह राशि है इनकी। सूर्य 10वें भाव में है। गुरु तुला राशि में 5वें भाव में स्थित है। मेष राशि है इनकी। निर्मला देवी एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थी, जिन्होंने सहज योग नामक ध्यान तकनीक की स्थापना की, जो एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की सरल और निःशुल्क तकनीक है, जिसे अब तक 120 से अधिक देशों में अपनाया जा चुका है। 7वीं कुंडली HD देवी गौड़ा की है। इनका जन्म 18 मई 1933 को सुबह के 11 बजे हासन में हुआ था। कर्क लगन की कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा राहु के साथ 8वें भाव में स्थित है, जहां मंगल और गुरु की दृष्टि लग्नेश और राहु दोनों पर पड़ रही है। मंगल कर्क राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं और बृहस्पति कर्क लगन के लिए भाग्येश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। कुंभ राशि है इनकी। SD यानी हरदन हली और डॉड गौड़ा देवी गौड़ा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 1996 से 97 तक लगभग 11 महीनों के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और इसके पहले 1994 में 196 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री, लोकसभा में सांसद के जनता दल के सदस्य भी थे। तो इस तरीके से इन लोगों की कुंडलियों के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि अच्छी होती है तो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने दम पर ऊंचाइयों को छूता है। उनका नाम होता है, समाज, देश या विदेश में पहचान मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, मेरे अगले वीडियो में कुछ अलग हटकर कुछ दूसरे टॉपिक पर जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।